मांगे की घड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी भाग 2 में आप सबका स्वागत है। घर पहुंचकर जब सजल नेत्र होकर दानू बाबू से मैंने कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें घड़ी नहीं देता था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर उधर न हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहाँ गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी घुड़कियां सुनाएंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवा लाए? जी, भाभी को लिवा लाता, अपना गुजर तो होता नहीं, भाभी को लिवा लाता। आखिर तुम इतना कमाते हो, उसका क्या करते हो? कमाता क्या हूँ? अपना सिर। 30 रुपए महीना का नौकर हूँ। तो 30 खर्च कर डालते हो। क्या 30 रुपए मेरे लिए बहुत हैं? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपया है, तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मायके में पड़ी रहेगी? जब तक और तरक्की नहीं होती, तब तक मजबूरी है। किस बिरते पर बुलाऊं? और तरक्की तो 2-4 साल न हो तो? यह तो ईश्वर ही ने कहा है। इधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने, खाने पीने में निकल जाता है। फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी हो जाता है। तो भाई, तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है, मेरी घड़ी 500 रुपए की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने लिए 15 रुपए रख कर बाकी 15 रुपए महीने मेरे हवाले रखते जाइए। 30 महीने या 2.5 साल में मेरे रुपए कट जाएं, तो खूब जी खोल कर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 50 रुपए छोड़ दिए हैं। इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। 15 रुपए में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 रुपए में भी करते हैं, और 500 रुपए में भी। इसकी न चलाओ, अपनी सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से यह कहा, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना न मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 रुपए की थी, लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब इस विषय पर मीन में विचारने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोक कर घर आया। यह विवाह करने का मजा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिल जा रहे थे। अब नानी के नाम को रो। घड़ी का शौक चराया था, उसका फल भोगो। न घड़ी बांध कर जाते, तो ऐसी कौन सी किरकिरी हुई जाती थी। मगर तुम तो किसी के सुनते थे। देखें, 15 रुपए में कैसे गुजर करते हो। 30 रुपए तो तुम्हारा पूरा ही नहीं पड़ता था। 15 रुपए में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा मैं सो गया। भोजन करने की भी रुचि न रही। जरा सुन लीजिए कि 30 रुपए में मैं कैसे गुजर करता था। 20 रुपए तो होटल को देता था, 5 रुपए नाश्ते का खर्च था, बाकी 5 रुपए में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन रात ठाठ से रहता था, कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था। घड़ी जो मांग कर ले गया था, रो कर चुकाता या हंसकर। एक बार जी में आया कि ससुराल जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर जाऊंगा तो यह मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई, ससुराल गया तो उसका पता चल गया, मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना बनाऊंगा? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता है
कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद अब उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से निकल नहीं सकती, लेकिन इतना आत्मगौरव शून्य न था और न हो सकता था। मैं दूसरे दिन एक सस्ते होटल में चला गया। 12 रुपए में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था, अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रुपए तो यूं बचे। पान सिगरेट आदि की मदद में 3 रुपए और कम कर दिए। महीने में साफ 14 रुपए बचा लिए। यह विकट तपस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने ये 15 रुपए ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाए? बचाया है भाई, मांगता किससे? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं। अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गया। सुबह को तो अब भी खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए तो कर लूं, पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय, चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातः काल भीगे हुए चने, रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीजें त्याज्य थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुझे जीवन में विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझे पान खाने के लिए आग्रह किया, पर मैंने न खाया। तब वह बोले, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं अनुमान ही न कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसकी तरकीब यही है कि पान न खाओ। जी तो नहीं मानता, आप ही मान जाएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, आप ही पिचक जाएगा। अच्छा तो लो, आज से मैंने पान और सिगरेट छोड़ा। तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोले, तुम यदि छोड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूंगा, देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया तो सच मानो वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए। फिर बोले, हो यार, तुम धुन के पक्के, मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वह तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दूं या स्त्री को अपने साथ रखूं। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगेंगे? नहीं, कदापि नहीं। अपनी स्त्री को बुला लूंगा। अच्छा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग बड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ मान जाओ, मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अब भी विश्वास न आया, पर हमारे कौतूहल के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, उधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठे अपनी बकरी दूह रहे थे। मुझे देखा तो झेंपते हुए बोले,
क्या करे भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसलिए यह बला गले पड़ी। चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई आधा घंटा के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर-उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे न रहा गया। फिर बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा। जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? यह न पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। कह दिया भाई, अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब की दूसरी मदद से तुम्हें 15 रुपए महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने शायद साहब से कहा सुना होगा, किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, यह बात नहीं है, मैं खुद इसे ना मंजूर करता हूँ। महीना गुजर मुझे 45 रुपए मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 रुपए लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले में बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद दी कि किसी से कहना मत, नहीं तो दफ्तर में बावेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंटकर मुझे रुपए नहीं दिए गए। खुश खुश रुपए लिए हुए सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। वह मेरी बाछें खिला देख कर बोले, मार लाए तरक्की? क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई। किसी और मदद से दिए गए हैं। तुम्हें रुपए से मतलब है? चाहे किसी मदद से मिले तो अब बीवी को लेने जाओगे? नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को लाऊंगा। अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले आपके रुपए कटा दूं, अब से 30 रुपए महीने देता जाऊंगा। साल भर में पूरे रुपए कट जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा था। बोले, नहीं, अब कि मुझे कुछ मत दो, रेल का खर्च पड़ेगा, वह कहाँ से दे दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी न मजबूर करो, शायद किश्त न अदा कर सकूं तो। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो कोई हर्ज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने उसके 25 रुपए ही दिए थे। उस पर 3 साल काम ले चुका हूँ। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूँ। मेरी आंखें भी भर आईं। जी में तो आया कि घड़ी का सारा रहस्य कहा सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 में बेच लेते या नहीं? मेरे कारण इतना नुकसान क्यों हो? भाई, अब घड़ी की चर्चा न करो। यह बताओ कि कब जाओगे? अरे, तो पहले रहने का तो ठिकाना कर लूं। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूंगा, मगर 5 रुपए से ज्यादा किराया न दे सकूंगा। शहर से जरा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर रखूंगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह भी क्या मालूम। विदाई का मामला है, शायद बने या न बने, या लोग एक आध दिन रोक ही लें। तुम इस झंझट में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊंगा। जी नहीं, आप आज जाइए और कल आइए। तो उतरूंगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूंगा। मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत हिले हवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उस दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी में डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई आदमी न भेजा हो तो कहाँ उतरूंगा, कहाँ जाऊंगा। आज चौथा दिन है। इन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजे। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन 1.5 रुपए का खर्च था, इससे हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूँ कि दानू बाबू स्वयं हैट कैट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं।
मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े खड़ी, गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गईं। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूं। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह घड़ी पर पड़ गई तो बड़ी झेप होगी, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठवाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को एक तांगे पर बैठकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुस्कुराकर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे के आया था, उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि तुमसे उसका तावान वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत में खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जरूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ ही है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर में से निकलकर तांगे के पास आई, पत्नी जी को साथ ले गईं। मालूम होता था यह सारी बातें पहले से सधी बधी थीं। मैंने कहा, तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना। 10-5 दिन तो यहाँ रहो, लेकिन मुझे यह जबरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे दिन एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपए लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसी? दानू ने कहा, 15 रुपए के हिसाब से 6 महीने के 90 रुपए हुए और 10 रुपए सूद। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तुम घड़ी ले लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने। उसका नाम मत लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूँ। तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ। नहीं तो उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियां तोड़ते और तुम्हारी देवी जी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम को रोती। कैसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे? यूं कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें जरूरत थी। मुझे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा। डरते डरते बोला, तो भाई घड़ी, फिर तुमने घड़ी का नाम लिया। तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। यह मेरी ओर से भाभी जी को उपहार है और ये 100 रुपए मुझे उपहार मिले हैं। जी हाँ, यह इम्तिहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार मिला। तुम्हारी तकदीर अच्छी है। क्या करूं? मैं रुपए तो न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए। लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपए महीने पर मकान लिया था। 30 रुपए महीने खर्च करता था। 5 रुपए बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझसे 6 महीने तक यह तपस्या न कराई होती तो सचमुच मैं न जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़ा रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से जिंदगी कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता था। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया। तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरी मद वाले 15 रुपए मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपए। मैं एक क्षण खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरे मद वाले रुपए भी दें। जब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी लालच घेरे हुए है? अब और कुछ न मिलेगा? मैंने लज्जित होकर, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ साहब। इतने दिनों तक परवरिश की, यह क्या थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से वह रुपए दिया जाता था।
बड़े बाबू, पूछ कर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जान सकते हैं? नहीं, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा लिया और दानू के पास पहुंचा, और पूरे 10 महीने के बाद मैंने तांगा किराए पर किया था। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुटा जा रहा था। दिल में तय कर लिया कि अगर बच्चे ने यह षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूंगा। वह बगीचे में टहल रहे थे। मुझे देखा तो घबरा कर बोले, कुशल तो है? कहाँ से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपए वेतन के ऊपर से मिलते थे, वह कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आज दानू से बेतकल्लुफ हो गया। फिर बोला, देखो दानू, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा न होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों पिटोगे? पीटना चाहते हो तो पीट लो भाई। सैकड़ों ही बार पिटा है। एक बार और सही, बारजे पेड़ की शाख पर से जो ढकेल दिया था, उसका निशान बना हुआ है, यह देखो। तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ, क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफायत करोगे, 30 रुपए में तुम्हारा गुजर न होगा। और न सही, दोनों वक्त रोटियां तो हों, बस इतनी बात है। अब इसके लिए जो चाहो दंड दे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मांगे की इस घड़ी कहानी में दानू बाबी के द्वारा हमने ये सीखा कि हमें कैसे कम पैसों में बचत करनी चाहिए और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, ताकि किसी से उधार मांगने की नौबत ही ना आ सके। धन्यवाद।